कल हम लोग समझे थे विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ। विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी थी और यह कहाँ से ली गई थी? तो यह ली गई थी विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ संग्रह, विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ से। ठीक, आज हम लोग समझते हैं और सब बच्चा को शब्दार्थ किताब देखना जो बहुत ही ज़रूरी है, लाइन बाय लाइन देखिएगा। और किताब में शब्दार्थ दिया हुआ रहता है, पीछे शब्दार्थ दिया रहता है, उसके बाद संधि विच्छेद रहता है, उसको भी आप समझना ना भूलें। उसको टीचर के लिए नहीं, बच्चों के लिए ही रहता है। ठीक, पढ़ाएंगे लेसन संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत लेखिका। इसका मीन्स मतलब हो गया कि संस्कृत के साहित्य में लेखिकाओं का क्या वर्ण है। आज आपको हम इस भी बताएंगे और पहले परिचय है, इसमें बताएंगे क्या चीज़ बताएंगे, सिर्फ औरत के बारे में बताएंगे कि औरत जो है क्या क्या काम माने कब कौन सी रचना करने का काम की थी। संस्कृत साहित्य लेखिका माने संस्कृत को लिखने में लेखिका, लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका, कि औरतों का क्या, हाँ संस्कृत साहित्य, संस्कृत लेखिका नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य लेखिका क्या हो जाएगा? जी हाँ, संस्कृत साहित्य लेखिका। लेखिका इसका मीन्स मतलब हो गया संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान, संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान। ध्यान से सुनिएगा, फिर इसी पर कल ऑब्जेक्टिव रहेगा, कलम देंगे। ओके गुड। तो पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। हर लेसन का पहले क्या होता है? परिचय। इससे पहले जो समाप्त किए थे तो आलस कथा समाप्त किए, उसका परिचय दिए होंगे कि यह आलस कथा को लिखने वाले विद्यापति हैं। विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है। आलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है ना, ऐसा परिचय दिए हैं। और नीतिकार आलस को दुश्मन के रूप में मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य लेखिका का परिचय सुनिए। आप कोशिश कीजिएगा अर्थ लिख कर लाने का, कोशिश तो करना है ना जी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना जी। बिना मेहनत किए लोगों की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किताब जरूर देखिए। समाज, देखिए साहित्य, संस्कृत साहित्य लेखिका, लेखिका के बारे में कहा गया कि संस्कृत के जो साहित्य है उसमें लेखिकाओं का योगदान क्या रहा है, प्राचीन काल से रहा या नहीं रहा। समाजस्यानम पुरुषै नारी भी चलती। समाज, किताब लेकर जरूर बैठेंगे आप लोग। समाजस्यानम पुरुषै नारी भी चलती। समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलता है। कौन गाड़ी? समाज। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? माने समाज रूपी गाड़ी आज हमारी सरकार भी माने प्राचीन काल से स्त्रियों को हे दृष्टि से देखा जाता था। हमारा समाज अभी भी देखता है। अभी शिक्षा ग्रहण कीजिए कहीं, चाहे कहीं भी जाइए तो वहाँ स्त्रियों का जो है परसेंटेज बहुत ही की रहता है, कम रहता है, क्योंकि लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं कि ये कार्य को करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अब ऐसा कोई भी ऐसा पद नहीं है जहाँ औरतें जो है नहीं पहुँची है ना जी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीएम, एसपी सब औरत कर रही। प्राचीन काल में भी औरतें भी प्रतिभावान थी, औरत भी क्या थी? प्रतिभावान थी। और इस समय भी है, लेकिन लोग उसके मन को जो है क्या करते हैं? मार के घर में बैठा देते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो खूबसूरत पढ़ने में होती है, पढ़ना है ना जी, जिसका टारगेट होता है, लेकिन मम्मी पापा आर्थिक स्थिति खराब के कारण समझते हैं शादी कर दो, लड़की का कल्याण है। लेकिन लड़की का कल्याण नहीं बल्कि लड़की का जिंदगी जहन्नुम कर देते हैं। समाजस्यानम पुरुषै नारी भी चलती। नहीं, लड़कियों भी उस टाइप की होती है ना जी, तब कर देते हैं वैसे, लेकिन पढ़े लिखे वाला रहेगा तो नहीं माँ बाप पढ़ाएंगे। समाजस्यानम पुरुषै नारी भी चलती। अब तुम देख रही कौन सी है ना जी। अब घर में कोई काम धाम नहीं करेगी तो अच्छा गार्जियन क्या करेंगे? बैठल बैठल खाएगी है ना जी। समाज, धान रोपती है ना बउआ, ठीक है करती है। समाजस्यानम पुरुषै, तुम लोग मोरी उरी कबाड़ता है ना। समाजस्यानम पुरुषै नारी भी चलती। समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलता है। ठीक, साहित्य अपि उभयो समान मत। हिंदी में दोनों का एक समान महत्व है। कैसे बउआ? हमारा साहित्य जो है औरत और मर्द को एक, रियलिटी में समाज भी हमारा तभी विकास करेगा। अब देखिए न, अपने बाल बच्चों के पास सबसे ज़्यादा जो है
पापा नहीं रह के मम्मी ही रहते हैं, तो मम्मी नहीं शिक्षित रहेंगे तो बाल बच्चा को शिक्षित करेंगे? तो वो सबसे बड़ी चीज़ है औरतों को शिक्षित करना, लड़कियों को शिक्षित करना। तो साहित्य में दोनों का एक समान महत्व है। अधुना सर्वभाषेषु साहित्य रचनायां स्त्रियोपि तत्परा सन्ति। आज सभी भाषाओं के साहित्य रचने में स्त्री उत्सुक है। स्त्री क्या है? तैयार है। और यशस प्राप्त, और यश को भी प्राप्त करे। किसको प्राप्त करे? क्या करिए? यश को भी प्राप्त करे, मान सम्मान को भी प्राप्त। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्त। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से, संस्कृत साहित्य में कौन काल से? संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही इसका योगदान जो है प्राप्त है। स्त्रियों का योगदान क्या है? कौन काल से? प्राचीन काल से ही स्त्रियों का योगदान रहा है। पाठे अस्मिन प्रसिद्धानाम लेखिकामेव चर्चा होते। इस पाठ में मैंने प्राचीन काल से ही औरतें भी जो है साहित्य के रचने में योगदान दी है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। क्या है जी? प्रसिद्ध लेखिकाओं की, जो लिखने रचने का काम किए, कुछ लिखने का काम किए। देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। तो ध्यान से पहले समझिएगा आप लोग, लाइन बाय लाइन देखिएगा। विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्न, विपुलम संस्कृत साहित्यम परिचय समझे न कि समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलता है। साहित्य में दोनों का एक समान महत्व है। सभी भाषाओं के लिखने में स्त्रियों का योगदान रहा है। संस्कृत साहित्य में उसके वृद्धि के लिए अधिक से अधिक औरतों का भी योगदान रहा। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जो आपको हम पढ़ाएंगे, जो साहित्य में के योगदान को अभी भी पूरा कर रही है। अब देखिएगा लाइन बाय लाइन। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न, कभी भी संस्कृत साहित्य समृद्धम। जो आप लोग किताब संस्कृत का पढ़ते हैं या मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेदों की संख्या 4, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, उपनिषद की संख्या, उपनिषद की संख्या 108, वेदों की संख्या 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद, सबसे आधुनिक वेद, कोई दिक्कत बाबू? सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद, सबसे आधुनिक वेद बाबू, वेरी गुड। सबसे आधुनिक वेद जो है वो कौन है? अथर्ववेद। कौन वेद है जी? विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी शास्त्रकारे च समृद्धम। विशाल संस्कृत साहित्य कवियों और रचनाकारों के द्वारा लिखा गया। किन के द्वारा? कोई दिक्कत? कवि भी अशास्त्रकारे च, कवि भी माने कवियों के द्वारा और रचनाकारों के द्वारा। जो मोटा मोटा ग्रंथ है ना वो क्या लिखे जी? कवियों। क्या लिखे जी? और कौन? शास्त्रकार मैंने रचनाकार। जो लेखक नहीं लिखते हैं तो उनको शास्त्रकार कहा जाता है। विशाल संस्कृत साहित्य कवि और शास्त्रकारों के द्वारा की किया गया? लिखा गया। क्या किया गया? ओके। वैदिक काल आरंभ्या शास्त्राणाम काव्यानाम रचने संरचने चा यथा पुरुषादच्चितावन तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक काल के शुरुआत में शास्त्रों को लिखने में, संरक्षण करने में जितना पुरुषों ने ध्यान दिया उतना स्त्रियों ने भी क्या किया है? ध्यान दी है। अब आ गया बात वैदिक काल का। स्क्रीन पर यहाँ तक आ रहा बाबू? वैदिक काल की बात आ गया। वैदिक काल जब जिस दिन आप लोग का हिस्ट्री इंट्रोडक्शन होगा तो हम आपको बताए होंगे कि इतिहास को जो है, इतिहास की जन्म जाता है हेरोडोटस। इतिहास को जो है 4 भागों, 3 कई भागों में? 3 भागों, प्रागैतिहासिक काल, आदि और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में 4। तो एक वैदिक टाइम भी बताए थे आप लोग को। जैसे पूछिए, कहेंगे बउआ वैदिक काल, कहेंगे आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में है ना कि 1900 के बाद को कुछ आधुनिक काल कहते हैं। 2000 चल रहा है, 2022 कौमी शताब्दी, चुपचाप रहना, कौमी शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं बाबू। बैठिए बोलो। वेरी गुड। 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से, बहुत अच्छा, मेहनत करते। वैदिक युग मंत्रादम शताब्दी फोकस कीजिएगा। मैंने 21वीं शताब्दी मतलब 2000 कुछ, 21वीं शताब्दी मतलब वैदिक युग में मैंने जो बोले ना शताब्दी बोले तो उसका एक पीछे बोलना, मैंने इतना सो कुछ, इतना मैंने पूरा इतना चल रहा। तो वैदिक काल की बात बता रहे थे। इतिहास जब पढ़ाए होंगे, जो नहीं पढ़ाए तो फोकस कर लीजिए, टाइम आ रहा है उसको बताते हैं। वैदिक काल का हम टाइम आपको बताए होंगे कि 1500 ईस्वी पूर्व है ना। हमारा इतिहास 25 लाख वर्ष पुराना है। मानव की उत्पत्ति का इतिहास
25 लाख वर्ष पुराना है जब मानव उत्पत्ति। अब पृथ्वी के इतिहास 3.4 मिलियन वर्ष पुराना है ना। पृथ्वी था, लंबा समय तक पर कोई जीव जंतु नहीं हुआ। फिर अगला पर मैक्सिको के समीप में कौन सी गिरा है ना जी, उल्का पिंड गिरा, उसका विस्फोट हुआ, अगर ऊपर से गिरा नीचे तो उछला दड़ाम तो यहाँ से ऊपर उठेगा ना जी। विस्फोट हुआ तो डायनासोर कुल मर गया। फिर जो है बाढ़ आ गया, समझ गए कि ना, सुनामी आ गया, हाँ, फिर समुद्र का निर्माण हो गया है ना जी। फिर आदि मानव आया, उसके बाद जो है ना हम लोग बेहुदा आधुनिक काल में। तो वैदिक काल का टाइम, तो टाइम पर फोकस करें। ओके, इसका वीडियो बना हुआ प्रोवाइड कर चुके हैं इतिहास का। फर्स्ट देखिएगा आप लोग, मार्च से अब देखना चाहिए लड़का, मार्च से कोर्स चालू हुआ, देखना चालू किया इतिहास का, बड़ा खूबसूरत बन रहा है। तो वैदिक काल का टाइम 1500 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। कितना शतक बाबू? 800 ईस्वी पूर्व। वैदिक काल का मतलब वेदों का समय। यही समय में माना जाता है कि ऋग्वेद, चारों वेद की रचना हुआ था। उपनिषद की संख्या 108। रामायण महाभारत वही टाइम में लिखा गया। रामायण को लिखने वाले के हैं? रामायण को वेद व्यास लिखेंगे। रामायण को लिखने वाले जी हाँ, रामायण। ये सब फोकस करना। देखिए बूंदे बूंद से घड़ा भरता है। जिसे वीडियो का एग्जाम निकालने के लिए, बीपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए बाबू बार बार हम आप लोग से यही कहते हैं, है ना जी, आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, है ना जी। जिस जवानी में कोई कहानी नहीं रहेगा तो वह जवानी किस काम का, है ना। चलो तो कुछ ऐसा कि निशान बन जाए, है ना जी। चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए कि कोई मरा है भाई, है ना जी, कुछ करके। आदमी तो सब कॉमन है, लेकिन अलग नाम वगैरह जब होता है ना, तब विशेष गुण के कारण, विशेष क्वांटिटी, जब तक आप में कुछ अलग नहीं रहे। आदमी सब कॉमन, जितना सब साधारण है, कि जिस आदमी का नाम होता है, जिसके साथ तुम सेल्फी खिंचाना चाहते हो, तो क्या उसके विशेष उसका कुछ होता है शकल दगा, वो विशेष गुण के कारण उसका नाम होता है। आदमी सब कॉमन है ना जी। प्राकृतिक जितने रूप से आप में जो है विकृतियां हैं, सब में मनुष्य में उतना ही, लेकिन वह की तारीफ होता है उसका गुण का और किसी चीज़ का नहीं। तो हम बात करें, देखिए अगर आप बीपीएससी की एग्जाम निकालना चाहते हैं, है वीडियो बनना चाहते हैं, तो उसमें ही नहीं कहता आप जीके की पढ़िए, बल्कि आप जौन क्लास में हैं उसको फाड़ के पढ़िए, मैंने मेहनत कर दीजिए। मैट्रिक तो फाड़ो मैट्रिक, इंटर तो इंटर। कहानी पढ़ने का आता है, स्टार पॉइंट नहीं पढ़ने का आता है। क्या पढ़ने का आता है? हाँ, कोई भी स्टार पॉइंट, हम कहानी आपको सुनाते हो कृष्ण स्टार पॉइंट निकाल देते हैं। अरे कहानी पर निकालते हैं, जैसे अब इसके दांत कहानी पढ़ाए होंगे तो से अब डायरेक्ट लिखा देते, बाबू समय कम है ऐसा करो कि स्टार पॉइंट लिखा देते मेन। अब मिस्टर सी के दोस्त, सेन साहब के दोस्त मिस्टर मुखर्जी साहब, मुखर्जी पत्रकार, अब कहानी पढ़ लिया। अरे बाबू हम लोग में बहुत पावर है। अभी तुम लोग को कह दिया जाए इतना याद कर लोगे तो 500 रुपया देंगे तो कुल बच्चा याद कर लेगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं करता है। अनपढ़ गवार से मिलो, दिमाग कम नहीं होता है। किसके बराती में कहाँ के कौन ची किया है, कौन घटना कहाँ घटा, एक कहानी पुराना सुना है। वो सब की रट्टा मारा था, लेकिन मन लगाया था खाली, है ना, देख रहा था, बस वो ऐसे याद हो जाता है। कोई दिक्कत बाबू? और कोई विशेष बात नहीं। आइए सब्जेक्ट पर। तो रामायण के जो रचयिता हैं वो कौन थे जी? वाल्मीकि। देखिए ना, मजा आने वाला है। तो वैदिक का टाइम इसी समय में क्या लिखा गया था? रामायण। क्या लिखा गया था जी? रामायण, महाभारत, चारों वेद। वेद की संख्या 4, वेद के 6 अंग, वेद के अंग 6, उपनिषद की संख्या 108। अब बोलिए सम्राटा मारो, उपनिषद की संख्या, दिमाग बैठाओगे अपने याद हो जाएगा, और बाद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो मारोगे तो मजा आ जाएगा। तो मैंने है जरूरी कहानी की नहीं, तो कहानी पढ़ा। तो रामायण को जो लिखे है, संस्कृत में रामायण लिखने वाले, जब राम भगवान नहीं हुए थे ना, तभी वाल्मीकि जो है क्या किए थे? रामायण लिख डाले थे। क्या लिख डाले थे? अब महाभारत को जो लिखने वाले हैं, पहले सब चुप बाबू चुप रहेंगे। महाभारत को जो लिखने वाले हैं वो वेद व्यास हैं। वेद व्यास। महाभारत को जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? हिंदी में रामायण लिखे हैं तुलसीदास। हाँ। कालिदास रघुवंश महाकाव्य लिखे थे। कालिदास के दिन कहानी आप लोग को सुना देंगे, समझिए कि नहीं। कुछ विशेष अगर रहे वैसा सुनने का या जानने का तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो रामायण हिंदी में रामायण तुलसीदास। बड़ा खूबसूरत सा पंक्तियाँ अवधी भाषा में लिखे हैं बहन जी, बड़ा खूबसूरत से इनकी पंक्तियाँ रहता है तुलसीदास। चित्रकूट के घाट पर लगी संतन के भीड़,
चित्रकूट के घाट पर लगी संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेते रघुवीर। तिलक के रहे थे रघुवीर, माने भगवान राम जो है तिलक लगा कर रहे थे, नहीं जी, लगा रहे थे। चलिए आइए आते हैं सभी। तो वैदिक बात कर रहा कि वैदिक काल के आरंभ में, तो वैदिक काल आपको समझ में आया? कितना सौ की बात कर रहे हैं? महाभारत को क्या लिखे थे? वेद व्यास। वैदिक काल की रचना, जी हाँ, ईसा पूर्व में उल्टा चलता था। अच्छा अब देखो, अब तुमको समझ में आएगा, ये वैदिक काल हो गया। अच्छा महाजनपद के समय बताओ, महाजनपद 600 ईसा पूर्व कहीं लगा रहे हैं, मैंने उसका जैसे भारत में सिकंदर आया था 326 ईस्वी पूर्व, आक्रमण किया, मृत्यु हुआ 323 ईस्वी पूर्व, मौर्य वंश की स्थापना हुआ 322 ईस्वी पूर्व, चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर आया 305 ईस्वी पूर्व, चंद्रगुप्त की मृत्यु हुआ 298 ईस्वी पूर्व। हम पूरा कहानी याद के लिए रहते, कोई जिक्के फिक्के नहीं याद करते, उससे में की होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। बीपीएससी में खंगोर के पूछता, पूरा कहानी से पूछ लेगा, आए समझ में। अब तो मेन में याद कर ले, तो मेन में तो जहाँ तहाँ पूछता है छोटा मोटा में, अब डिटेल से तो आपका माइंड क्या जाना चाहेगा, कितना डेवलप है, दिमाग देखना चाहता है। तब कोई चीज़ के पढ़ो तो डीपली पढ़ो कि किसी को समझा सके, कहानी बना के पढ़ो। अगर आप बीपीएससी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ को क्या करना है, कहानी बना के। तो कुछ विशेष तैयारी अभी से तैयारी चलना है। मैट्रिक है, उसको दम भर मन से पढ़िए, फिर कहानी से। जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे, जितना कितवा में और ज़्यादा पढ़ा देंगे, और वो कितवा ज़्यादा तुमको याद भी हो जाएगा, ऐसा समझ में। अब कितने वाला पढ़ाएंगे तो छोड़ने, कोई चीज़ पढ़ाने के लिए विशेष बता देते हैं कि नहीं, ताकि आगे देखो अब बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब आपको वैदिक काल, सर वैदिक काल तो हम बात करें इतना ईस्वी से इतना। अब बोल रहे हैं कि महाजनपद तो 600 ईस्वी पूर्व से, कोई भी राजा महाराजा हुआ होगा 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, 600 ईस्वी पूर्व तक महाजनपद चला था। महाजनपद, उस समय भारत में महाजनपद की संख्या 16 था। इस टाइम में भारत की बात कर रहे हैं, माने 600 ईस्वी पूर्व का मतलब 7वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी की बात कर रहे हैं। भारत में की चलता था महाजनपद, 16 महाजनपद था। सबसे बड़ा कौन था जी? मगध था। कौन था जी? मगध। जिसकी राजधानी कौन था जी? राजगिरी था। मगध में आजकल के पटना, गया, भागलपुर आते। इसमें कितना एक गदिया पर बैठे वाला कई गो था जी? 7 खानदान था, है ना जी। समझे कहानी कि ना? तो ये टाइमिंग कितना महाजनपद का टाइमिंग, जो 16 महाजनपद 600। अभी जैसे नहीं कहेगा कि बताओ भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का राज्य मुख्यमंत्री का समय कितना था, तो नहीं बताएगा कि 21वीं शताब्दी। अरे हम लोग का एक एक दिन जो बीतेगा सब इतिहास बनेगा। रोज एक ना एक घटना घटता है और रोज एक से एक जिक्के बनते जानता है। समझ गए कि ना? आए कहानी पर, समझे कि ना? तो महाजनपद का समय 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व से 600। हाँ सॉरी, तो कुछ नहीं हुआ रे, ये तो टाइम कुछ नहीं हुआ, ईस्वी ना हो। अरे 600 ईस्वी पूर्व से 600, दोनों में कितना का अंतर है ये बता देगा, कलम देंगे। दोनों में कई साल है ये बोलेगा, कलम देंगे। 1200 हुआ, माने ईस्वी पूर्व उल्टा चलता था। ये चलेगा 599, 598, 400 फलना 3 घाना, फिर 1 पर आएगा रे। तो कैसो घटा? 600 घटा। अरे कितना घटा रे? 600 साल हो गया। अब प्लस 1 से फिर हुआ अभी 2 3, तब 600 इन्हें और 600 ने 1200 हुआ रे। 1200 में माने महाजनपद बना, नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था, बना, पढ़ाई लिखा हुआ, भस्म हो गया। उतना ईस्वी में सब काम, हाँ, मैंने पढ़ाई लिखाई बंद हो गया था। बख्तियार खिलजी जो है बर्बाद कर दिया, किसको जी? हाँ, नालंदा को, है ना जी। बख्तियार खिलजी एकदम उलट पड़ दिया, कुमारगुप्त इसके स्थापना। चलिए आते हैं सब्जेक्ट पर। तो अब वैदिक काल आप समझे, तो हम चर्चा कौन काल की कर रहे हैं? वैदिक काल की। कौन काल की? अरे ईस्वी पूर्व समझे बाबू, टाइमिंग 25 लाख हम लोग का इतिहास तो हो गया है सर। 2000 है बोल रहे हैं, 2000, तो 2000 ईस्वी न है। अब 25 लाख पहले ईस्वी पूर्व चलता था, उल्टा चलता था। कोई दिक्कत बाबू? गुड। अब देखिए पढ़ने में जाएगा। वैदिक कालारंभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम रचने संरचने चा यथा पुरुषा दक्षिता बन तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्रांते। वैदिक काल में से इस टाइम से जितना जो है पुरुषों ने, है ना जी, काव्यों को माने कविताओं को रचने और संरचने में ध्यान दिया है ना,
उतना स्त्रियों ने भी ध्यान दी थी। कौन काल में? कोई दिक्कत बाबू? वैदिक युगे मंत्रादर्श का ना केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका भी संति। वैदिक युग में मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में, कौन युग में? वैदिक युग में मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में केवल ऋषि ही नहीं थे, बल्कि कौन थे? हाँ, ऋषिका भी थे। ऋषिका हो गया ऋषि पत्नी, बल्कि कौन थे जी? ऋषि पत्नी भी थे, बल्कि ऋषिका भी थे। क्या थे जी? ऋषि पत्नी भी। वैदिक युग में मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में केवल ऋषि ही नहीं, बल्कि कौन थे? ऋषिका भी थे। खुला रहने से भी सूख जाता है। खुला रहने से, बल्कि क्या थे जी? ऋषिका। ऋषि के साथ साथ ऋषिका ने भी लिखने का कार्य की थी। अब कहिएगा सर उदाहरण दीजिएगा तब ना, है ना? तो बताते हैं हम आपको कि वैदिक युग में मंत्रों को संग्रहित जो की है, लिखी है ना, तो सिर्फ ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी लिखी है ना। ऋग वेद में कितना ऋषिका की है? कौन वेद में जी? वेदों की संख्या? सबसे पुराना वेद, आधुनिक काल का वेद अर्थर्वेद। ऋग वेदे चतुर्विंशति। ऋग वेद में ऋग वेद में बाबू 24। ऋग वेद में कितना? अर्थर्वेद में 5। अर्थर्ववेद में 5। ऋग वेद में 24, अर्थर्वेद में 5। ऋषि का मंत्र दर्शन वस्यो निर्देशन थे। ऋषि पत्नी मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में वर्णित किए। मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में क्या किया है? वर्णन किया गया है। मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में किया गया है? जैसे यामी, अपाला, उर्वशी। कौन कौन है भाई? तो यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, बांगा भिरिनी है। कितना सुंदर सुंदर नाम। अब बेहुदा, अब बताओ भोजपुरिया वाला गायक किस्म के नाम लेके गाना बैठा सकता है? अच्छे लगते नाम ऐसने रहना चाहिए। सावित्री, सती, अनसुईया, है ना जी। नाम रह तो हेमा, करिश्मा, ऐश्वर्या। हाँ, हीरोइन गिरी बनती है तो में फिर बवाल होता है। अभी तो रुक, सैफ अली खान बड़ी मारेगा तुमको। तो देखो अर्थर्वेद में 5 ऋषिका। अर्थर्वेद में 24 गो के नाम नहीं बताया, काहे कि पढ़े में आप लोग विद्वान हैं। लिख देता तो याद हो जाता कुल है। याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जानो कई गो थी? 5 गो। यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बांगम्बरिनी। हम अपना बउआ के कागज में से इतने के से नाम लिखेंगे, समझ गए ना? कौन नाम आप लोग का अच्छा लगता है? हाँ, मेनिका रखेंगे। मेनिका, उर्वशी, मेनका। उस समय जो स्वर्ग लोग की नृत्यकाएँ थी, क्या थी जी? हाँ, उड़न परी थी सर। ऋग्वेद में 24, अर्थर्वेद में माने और सभी माने और सभी और भी रचना करने में की है। इत्यादि मैंने इतना ही, सॉरी, इति आदि है, मैंने बस इतना है। आदि मैंने रहा और सभी। इत्यादि है, इत्यादि है, आदि। इसका संधि है इति जोड़ इति मैंने बस इतना ही। आई है कि और भी, आदि मैंने और सभी। ओके, वाह। जब स्त्रियां इधर भी ध्यान दे रही है लड़कियां पढ़ने की बात, आधुनिक काल में भी अच्छा योगदान की है। अब देखिए कहानी, किताब के नाम देखिए क्या क्या चीजें। बृहदारण्यक। ऋग्वेद में कै गो स्त्रियां? अर्थर्वेद में। वैदिक युग में मंत्रों को दर्शिका के रूप में केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिका भी रहे। वैदिक काल से, शुरुआती काल से, यही टाइम से ने औरतें भी योगदान दिए, सोच लीजिए। और औरतों को जो हमारा समाज है दृष्टि से देखता है, जो कि बहुत ही क्या है, गलत है। क्या है जी? गलत है। प्रत्येक लेसन में मजा आना चाहिए। जिस दिन मजा नहीं, वो बोल दीजिए सर आज मजा नहीं आया, है ना जी। एकदम जीरो से बताया, लड़का सीधा बैठो। ये है ना रीढ़ है ना, आदमी को खड़ा जो करता है, पीठ का जो रीढ़ है ना, वही आदमी खड़ा बना के करता है, रखता है। बृहदारण्यक उपनिषद, ध्यान दीजिए बबुआ।
एक उपनिषद है, उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108। हाँ, पहले बच्चे थे ना, पढ़ते थे 16 श्रृंगार है ना, 17 10 दिशाएं, सतपदन का होता था, 18 पुराण है ना जी, 18 को क्या है, पुराण है। समय 4 वेद, 5 भाई पांडव, अच्छे वो रहने दो, तुझसे ना होगा। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, अब देखो एगो किताब है, ध्यान देंगे, एक उपनिषद है, एक उपनिषद। उपनिषद की नाम है बउआ, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद का क्या नाम है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, जी हाँ, दार्शनिक के रूप में वर्णित हैं। माने अभी जैसे हम तो जान नहीं रहे, कितने में पढ़ा बता रहे हैं, तो बृहदारण्यक उपनिषद से पता चला है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित है। कौन सी रूप में लिखल गलखिन हो, पता चलता बृहदारण्यक उपनिषद से कि याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी दार्शनिक थी। दार्शनिक उसको कहते हैं जो दर्शन करके सोच समझ करके लिखने का काम करती है। माने ये भी लेखिका थी, कौन, मैत्रेयी। मैत्रेयी किनकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य। किनकी पत्नी जी, और अस लग रहे तो के हो जाते, याज्ञवल्क्य थे तो जानिए रहे। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी कौन सी रूप में वर्णित है, कोई दिक्कत। मैंने बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन सी रूप में, ये स्टार पॉइंट हुआ, एगो नहीं हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट बनता है, जानते हैं है न, तुलसीदास को जो है माने गुरु कौन थी, उनकी पत्नी ही थी। आत्म जो है शिक्षा कौन दी है, पत्नी दी थी, अपने शरीर को दिखा दी। वो अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे, इस हम कहानी बताएंगे है न। तो पत्नी बताए कि आप इतना जो प्रेम हाड़ मांस के देश से करते हैं, गुस्सा के बोली अगर भगवान से करते हैं तो आपको दम जन्नते नूर मिल जाएगा। तो उसी समय वो की करते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। कौन जी, तुलसीदास। अब विद्वान बन जाते हैं, काशी पहुंच जाते हैं, चित्रकूट पहुंच जाते, चित्रकूट से काशी आ जाते हैं, अब विद्वान बन जाते हैं। पत्नी बोली गुस्सा में बोल दे, चलिए घर पाठ संभालिए। तो बोले पैरा आपका कहाँ है, बोला आप तो हमारे गुरु हैं। समझ गए ना जी, बोले पगलाया है, बस उनकी पत्नी छोड़ के चल दी, ऐसा समझे जी। तो ये रामायण लिख दिए तुलसीदास हिंदी में, कोई दिक्कत। तो हम बात कर जानते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य की अपने पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी है। क्या चीज़ का जी, हाँ, मैंने बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित है, और याज्ञवल्क्य किए हैं अपने पत्नी मैत्रेयी को जो आत्म तत्व की शिक्षा दी है। कौन तत्व की दिए हैं, आत्म तत्व समझते हो। इस सब तो हम लोग शिक्षा प्राप्त करें आगे कमाने के लिए न। आत्म तत्व का मतलब है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। मैंने आग को, क्षिति को, पृथ्वी को, आकाश को, क्षिति जल पावक गगन समीरा आसमान को मिलाकर और हवा को मिलाकर इस शरीर का बनावट हुआ है, इस शरीर का रचना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। और यह शरीर जो हम लोग का 5 तत्वों के मेल से बना है। कई तत्वों के मेल से बना है, हाँ। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में एक दिन क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। हाँ, इसलिए हम लोग फोकस करें यश कमाने पर, कृति कमाने पर, शोहरत हासिल करने पर, क्योंकि मरेंगे तो सिर्फ हमारा कर्म यश ही रह जाएगा इस पृथ्वी पर। समझे कि नहीं, कि हमने पृथ्वी पर क्या दिया लोगों हमारे बारे में। इन्हीं की खुद बड़ा मारते चलेंगे तो लोग आपको याद नहीं करेंगे। लोग आपको याद करेंगे आपके गुण के चलते। आपका गुण तभी आ सकता है जब आप सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप में गुण तभी आ सकता है जब आप सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। कोरी कल्पना देखने से तो काम नहीं होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बोले थे, सपने वो नहीं होते जो हम सो के देख लें, सपने तो वो होता है जो हमें सोने नहीं देते। शरीर को आप जैसा बनाइए आपका शरीर वैसा बनेगा। आपको हम बताते हैं, नहीं विश्वास थे, 5 दिन अलार्म लगा के देखिए, 6ठा दिन अलार्म बंद कर दीजिए, उस समय आपका आँख ऐसी खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। जी हाँ, समझ गए कि नहीं। आपको अपने शरीर को जैसे ढालिए आपका शरीर वैसा ही ढल जाएगा। ठीक है, अनुकूलित कीजिए, जैसा चाहिए वैसा बन जाएगा।
समझे। लेकिन हाँ अंदर की आग होनी चाहिए, अंदर की आग रहेगा तो यहाँ मस्तिष्क पर जाएगा, मस्तिष्क जाएगा तो मस्तिष्क कहेगा शरीर को तुम ऐसे करो, है ना, टारगेट लंबा है ऊंचा जा रहा है ना जी, अब इसको जैसे बनाओगे तो वैसे बना, समझ गया कि नहीं। जैसे बाय द वे तुम दिन भर थका, आज तो कभी कभी आपके साथ लाइफ में भगवान कर ऐसे दिन भर थका बेटा, ठीक, दिन भर तुम काम धाम किया और तुम बहुत थक गए, बोलो रात में रिलैक्स कर, और रात में कोई ऐसा घटना घट गया जिससे किसी का ऐसा ना होवे, तबीयत खराब हो गया। अब बताओ जखने देखिएगा कि हम थक के आए हैं, फिर एनर्जी आ जाएगा तुम्हें, काहे कि तुम्हारा मस्तिष्क बोला है अभी आराम, पहले ही काम करना नहीं। कितना कहता बाय के झोंक में आदमी ऐसे, है ना जी, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ऐसे थोड़ी हो जाता है। एक बच्चे का एक बच्चा ना ट्रैक्टर तक दब रहा था, एक बच्चा कहाँ डर रहा था, उसकी माँ गई ट्रैक्टरवा उठा दी, अब बचवा अपना थी कर ली भाई। अब सोचिए बाद में उठेगा, और जखने उठा के बचवा निकाल दी। ये होता है व्हील पावर कि हम ऐसा कर सकते हैं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं, कम बैक बाउंस, है ना, क्षमता रखो तो हो सकता है, समझ गए कि नहीं। और रखवे नहीं करोगे, फोर्स बनना है, कौन का क्या चीज बनना है, क्या बनना है? बोल रही है पाप क्या, बहुत अच्छी। हाँ ये वो बात हुआ ना, लाइफ में कुछ टारगेट टाइम होनी चाहिए, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, हम पूछ ले अलग चीज़, उस पर मेहनत करना चाहिए, है ना। नंबर लाओगे गार्जियन अपने खुश रहेंगे, पता चले हाँ इस लायक का है। बृहदारण्यक उपनिषद में बोला कि पत्नी मैत्री दाय इतना शानदार लेसन चल रहा है, उग्रस पूछ लेते हैं तुम क्या बनेगा रे, हाँ वाह, बोला बनेंगे कुछ। बेवदस पूछे तुम क्या बनेगा, कहता हम दूल्हा बनेंगे। बेवदा कोई काम धाम उसको बचता नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री कुल में वर्णित है। आओ जानते हैं याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को जो आपको हम समझाए ना यश उस कमाए, तो अपने पत्नी को बताएं बस वो जो आत्म तत्व की शिक्षा दिए। बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य किए हैं, अपने पत्नी को क्या चीज़ की शिक्षा दी। पहले राजा महाराजा की करता था ना, अपने दरबार में अपने जोश बढ़ाने के लिए कवि और कवित्री रखा करता था। जिससे बता दें पृथ्वीराज चौहान के अगर कवि के रूप में चंद बरदाई थे, क्या थे जी? जी हाँ, भूषण अथवा कवि चंद ने, भूषण थे शिवाजी के दरबार में। भूषण कौन थे? भूषण जो है, भूषण कवि जो है शिवाजी और राजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड का राजा थे, उनका वीरता का वर्णन किए हैं। उनका वीरता का, हाँ, इंद्र जिमी जम्भ पर बाढ़ जो अम्भ पर नीले सदम्भ पर याम राम शिवराज, है ना जी। बड़ा खूबसूरत सा पंक्ति है इंटर का। तो मने वीर रस के कवि जो होते हैं, खून खौलाने वाला क्या चंद बरदाई, माने चंद बरदाई थे। भूषण किनके दरबार में थे? शिवाजी और राजा छत्रसाल के दरबार में। कौन? भूषण। और पृथ्वीराज चौहान के समय में कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के समय में थे चंद बरदाई। तो जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो इस समय घटना पहले घटा था कि मुस्लिम आक्रमणकारी आया, है ना जी, फिर भारत वाले थे। तो जब बात करें उस समय के, तो पहले राजा की करता था, अपने यहाँ कवि रखता था, कहता तुम मेरे बारे में लिखो। तो वही रामधारी से दिनकर जो है कलमबंदी था, खुली किसी उसके बारे में, अंग्रेज के बारे में विरुद्ध नहीं लिख सकते थे, तो लिखते थे। रामधारी से दिनकर वीर रस के कवि थे, लिखे थे, है ना। कलमबंदी स्वच्छंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत वीरों का हो कैसा वसंत। है कलमबंदी स्वच्छंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत वीरों का हो कैसा वसंत। है माने वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ प्रेमा लाभ करो कि खून की होली खेलो, मैंने छुपे रूप से बताना चाह रहे थे कि जो पढ़ेगा वो समझेगा। लेकिन पहले का राजा महाराजा खुल के तारीफ करता था। आपकी क्या तारीफ करे? जब आप तलवार उठाते हैं ना, राजा छत्रसाल की तारीफ भूषण करे थे। आप तलवार उठाते हैं तो आपके तलवार के सामने न दुश्मन टिक नहीं पाता, जोश इतना दिला देते थे। एक बार महाराणा प्रताप हार रहे थे, है ना जी, प्रजा को देख करके देखा नहीं कि चलो हम स्वीकार कर लेते हैं, अकबर का थी, मान लेते हैं, है ना जी। तो कोई लिख दिया महाराणा सिंह प्रताप को, कोई पत्र लिख के भेज दिया कि क्या हाथी अब कुत्तों की जिंदगी जिएगा, है ना, क्या बाघ जो है अब सियार की जिंदगी जिएगा, है ना जी, क्या सूरज अब जो है दिन में उगना छोड़ देगा। आ गया राणा प्रताप को जोश, बोले ना तो सियार जो है से ना तो शेर सियार की जिंदगी जिएगा, है ना जी, ना
हाँ ना सूरज जो है दिन में उगना छोड़ेगा, समझ गए ना जी। और ना महाराणा प्रताप का मने मोच कभी झुकेगा, ऐसे करके कुछ। अगर जोश आ गया फिर लड़ना चालू कर दिया। अकबर का महाराणा प्रताप एक ऐसा दुश्मन थे जिनके मरने के बाद अकबर रोया था। बड़ा शानदार दुश्मन था वह, है ना जी, है ना जी। मैंने रोया बेचारा को, मैंने शिकार कुछ हुआ था, तबीयत खराब कारण मर गए थे, मना पता, अंतिम दम तक लड़े थे। उनका घोड़ा भी चेतक भी वैसा ही बन गया था, है ना जी। तो अजब प्रेम की गजब कहानी होता है, समझ गए कि नहीं। इसीलिए तो आदमी सबसे अलग होता है। जब तक कुछ अलग, महान आदमी की महानता जानोगे तो उसका कुछ ना कुछ की पा जाएगा, अलग पा जाएगा। अब अलग नहीं, तुरंत जिस वक्त आगे बढ़ेगा ईगो वगैरह आ जाएगा तो वो जी खत्म हो जाएगा। वो खत्म होता है, उसको पता रहता है कि हम रहने वाले नहीं, हमको काम करना है। ठीक है, कहानी आगे बढ़ता है। ब्रिजान अब आत्म तत्व की शिक्षा तुम लोग को भी हो गया ना। कोई गुण हासिल करना तो कोई एक लाइन में करना, तो या कई लाइन में गुण करना। अभी 10वां नंबर बेसिक क्या, हमको खूब नंबर लाना। फिर बेसिक क्या, हमको इंटर में खूब नंबर लाना। फिर टारगेट पकड़ना है कि हमको भाई नीट डॉक्टर लाइन में हेलना है, इंजीनियरिंग लाइन में हेलना है, किसका एग्जाम देना है, कैसे, एक लाइन चूज कीजिए और उसी पर फोकस करते रहिए। इस बार नहीं हुआ, अब इस साल भर उसी के बारे में पढ़िए। जितना एक्सपीरियंस बढ़ाइएगा आपका दिमाग की होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और उसके बाद फिर हो जाएगा। अब हम लोग बिहारी लोग हैं, करते हैं कौन सी, कभी फार्म, ऐसे में नौकरी नहीं हो पाता, तो दिक्कत। तो देखिए आत्म तब समझते हैं ना, और सीखेंगे हम वही जो दुनिया सिखा सके। फालतू चीज़ सीखे की जरूरत नहीं है। वो ऐसा चीज़ सीखने से क्या फायदा जो अपने सीखें और अपने ख़त्म हो जाए, समझ रहे कि नहीं। आगे बढ़ाए दोस्तों, कितना मोटिवेशनल चैप्टर है। उद्धव आत्म तत्व की शिक्षा याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को दे दिए, हम तुम लोग को दे दिए। अब बताओ, ये मैत्री का नाम आता, अवसर से ढेरों रानियाँ हुई होंगी कि मैत्री बहुत खूबसूरत थी। अरे ऐसे ऐसे बहुत सारी रानी हुई, लेकिन मैत्री का काहे नाम आया, गुण था, क्वांटिटी था। जनक के सभा में गार्गी रहती थी, जनक के सभा में वही जनक, है ना जी, राम राजा जनक वाला नाम सुने हो ना। हाँ, किनके ससुर साहब, किनके ससुर थे, बोले पटी, किनके ससुर थे, बोल जीते जी, किनके ससुर थे, लक्ष्मण के थे, भरत के थे, शत्रुघ्न के, चारों भाई के थे। अरे हुए न भाई, अच्छा। जनक के सभा में क्या रहते थे, गार्गी विदुषी, विदुषी रहती थी, माने वो कवित्री विदुषी, विदुषी समझते हो ने, चमक कुटी संसदा। विदुषी माने विद्वान, लड़का को विद्वान कह दिए, लिखे पड़ेगा, लड़की को की कह दिए, विदुषी, विदुषी, विद्वानी नहीं, उसको क्या कह दिए, उसका स्त्रीलिंग विदुषी होता है। नहीं, चमक कुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेल हर बोल के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। समझे कहानी की नहीं, तो मैंने क्या जोश दिलाने काम करता। अभी मात्र उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, दिखा गई पद सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। ले 23 वर्ष के बाद हम लक्ष्मीबाई मारा काटी करे लगी ने, तो लोग कहे लगे बोल वो आदमी नहीं भगवान था। अरे आदमी से भी गजब होता है। बच जाओगे ना बाबू तो कहेगा भाग था, बच गया, मर गया तो कहेगा लिखल था। अपना गलती देगा नहीं कुछ, तो ऐसा आया महान आदमी है, समझ गए ना। ये दुनिया ऐसा है, अगर आप तुम चप जाओगे ना तो लोग आपको आप पर चढ़ के गिर गया तो उठावे वाला कोई नहीं, लेकिन जब आगे बढ़ोगे ना तो आपको आगे बढ़ाने में जान दे देंगे पब्लिक, सब लोग जान लगा देंगे, नहीं तुम बढ़ो, तुम अच्छा है, बढ़ेगा, तुम लाइफ में कुछ करेगा, समझ रहे कि नहीं। हाँ, तो पब्लिक का कुछ कारण नहीं, पब्लिक पर फोकस नहीं, आप कर्म पर जाइए, है ना जी, क्या सही और क्या गलत खुद समझो। तो गार्गी जोश बढ़ाने काम करते थे। आए महाभारतम जीवन पर्याप्तम वेदान शीलम प्राय सुलभा वर्णम। महाभारत में, महाभारत को जिंदगी भर अध्ययन करते रहिए। महाभारत को कब तक जी, जिंदगी भर तक क्या करते रहिए, कोई दिक्कत बाबू। महाभारत को वो जिंदगी भर क्या करते रही है, अध्ययन करते रहिए। किस महाभारत को जिंदगी भर वो क्या करते रही है, कौन करते रही है, के गार्गी, कौन बाबू। जनक के तमाम शास्त्रों को गार्गी विषय रहती थी। महाभारत में जिंदगी भर उसका वर्णन मिलता है, कोई दिक्कत। वेदांत शील प्राय मैंने वेदों का सुलभ वर्णन लगते, वह मैंने जिंदगी भर महाभारत का वेदों का अध्ययन करते रहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर।
याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। मैत्रेयी जो है मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं याज्ञवल्क्य। जनक के सभा में गार्गी विदुषी रहती थी। यहाँ तक क्लियर। गार्गी जो है महाभारत का अध्ययन करते रही जिंदगी भर। आगे बढ़ाते कहानी। एक लौकिक संस्कृत साहित्य है। कौन साहित्य है? लौकिक। तुम देख सकते हो संस्कृत साहित्य। ध्यान से सुनिएगा सब। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण 44 कृत। लौकिक संस्कृत साहित्य में लौकिक संस्कृत साहित्य में लौकिक संस्कृत साहित्य माने कौन सी में? हाँ, लौकिक संस्कृत साहित्य में। कौन साहित्य में जी? लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य में क्या चीज में? लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण 44 कविताएं। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का। क्या वो कवित्रियों का? 44 कवित्यानां सार्धशतम पदानि स्फुट रूपेण इतः अस्ततः लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 प्राप्त होता है। कितने कवित्रियों का? 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का कितना पद? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150। एगो किताब है, उसका नाम की है बेटा? लौकिक संस्कृत साहित्य की नाम है? ओकरा में कई वो कबूतरी लिखी है? कबूतरी नहीं, कवित्री होता है। अगर पुरुष है तो उसको कवि कहते हैं, अगर जो है स्त्री है तो उसको की कहते हैं? कवित्री। ऐसे लिखा था। अब विद्वान है, विद्वान का 18 भेजा में। गुड। समझे ना? कोई दिक्कत? लौकिक संस्कृत में कै गो और कितना पद? 150। ठीक है। तो लौकिक संस्कृत बहुत सारा पढ़ा, देखें ना मजा आने वाला। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवितियों का 150 पद। लास्ट में फिर स्टार पॉइंट पूछ लेंगे कि क्या क्या समझ किसके पास कितना प्रेजेंट्स ऑफ माइंड है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 44 कविताएं 40 कवित्रियों का सार्धशतम पदानि स्फुट रूपेण इतस्ततः। लौकिक संस्कृत में साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद जहाँ तहाँ से प्राप्त होता है। कितना पद? 150। तासु बीजांका प्रथम कल्पा वर्ते, जिसमें जानते हो बीजांका का प्रथम रचना है। किसका बउआ? ओ, एक लेडीज है। इतना 40 कवित्रियों में एगो पहला जो लिखी है ना वो कौन थी जी? और 150 पर लिखे तो पहला जो रचना लिखा गया तो बीजांका के दौरान। तबियत तुम्हारा ठीक है ना बाबू? तबियत ठीक है तुम्हारा? वाह। लौकिक संस्कृत 40 कवित्रियों का 150 पद लिखा, उसमें पहला पद? पहला पद? क्या बात है। पहला पद किसका है? साचा श्याम वर्णा सिद्धति पदेन स्फुट भवति। वह श्याम वर्ण की थी। बीजांका कौन वर्ण की थी? अच्छा, तो आदमी गुना से मतलब है कि श्याम, लेकिन श्याम थी माने श्यामला। भगवान श्री कृष्ण भी तो श्यामले थे। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री है, लिखी का वो पद तो 150 मिलके, जिसमें पहला रचना क्या करे? बीजांका का। अब बीजांका का कलर कैसा? श्यामला था। बीजांका के बारे में की कहा गया पद के द्वारा? नील उत्पल दल श्यामम बीजांकम जानता हूँ। कि बीजांका श्यामला थी, तो श्यामला का मतलब कुरूप नहीं है ना जी। श्री कृष्ण भगवान भी शामते थे लेकिन कुरूप नहीं थे, है ना जी। अच्छे अच्छे लोग उन पर क्यों हो जाते थे? फिदा हो जाते थे। समझ गए कि नहीं? बूढ़ा बुजुर्ग औरत बच्चे सब। अब उनके चेहरे में रसखान के बारे में पढ़ाए होंगे। बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान का चेहरा हमको दिखा दीजिए ना ब्रजभूमि के बाग में। इसका वीडियो बना चुके हैं रसखान का। वीडियो देखे मेरा वाला? लाइक कौन करेगा? चलिए ठीक। तो सुनिए ध्यान से। अरे वो वाला पढ़िएगा लेसन अच्छा निकाल के। मार्च महीना से देखिएगा ना उसको। वीडियो में जाइएगा, मेरा जब अथी रहेगा चैनल रहेगा तो वहाँ मेरे चैनल पर जाके मेरा जो दिखाता है वीडियो, कितना वीडियो डाले हैं कितना, उस पर जाइएगा, आईडी पर जाइएगा ना जी, तो दिखाएगा। उसका वीडियो ही लिखा रहेगा, वहाँ डालोगे तो पूरा वीडियो आ जाएगा जितना हम डालें हैं। मृदावलम बहुत हुआ। चलिए अच्छा। लौकिक संस्कृत साहित्य में
अरे हर वीडियो हो जाएगा, है ना जी। अभी एवरेज कितना जा रहा है? 837। तो मतलब है बढ़िया रहेगा अपन पढ़ना। हमको मकसद नहीं, मेरा ये मकसद है कि हमको अपना पढ़ाई लिखाई। अब देखो हम आपको की समझाते हैं कि बाबू जिस लाइन में आदमी उसी लाइन में लगे रहे, हम इसी लाइन का है तो कुछ अलग लेन अपना है क्या? किस्सा खत्म वाली बात है। पढ़ाई का पढ़ाई भी हो जाता है, एक पंदो काम हो जाता है। कोई गरीब है, कोई अथी है, कोई दूर है, हमसे पढ़ना चाहता है तो कितना आसान है, वो उसका पढ़ाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वहाँ से जी। किस्सा खत्म वाली बात है, समझे कि नहीं? तो हमारा भी कुछ नाम हो जाए, कभी कुछ होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कभी कभी ये वीडियो से भी सर हम आपका वीडियोस पढ़ रहे हैं, हम गांव में रहते हैं सर, हमको इस समस्या हम कि चलो ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो अच्छा लगता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्राण चतवारी सत कवितिया नाम सार्थ सदम पदाने, क्या पूछ रहे थे आप लोग? कौन नहीं पूछ रहे थे? तो इसलिए मेरा मकसद ये नहीं कि हाँ यूट्यूब से पैसा कमाना, समझ रहे हैं? वैसा कुछ नहीं। अब पहले मेहनत सब आप लोग को भी बताते हैं, आपका मकसद है पैसा कमाना। पहला मकसद है मैट्रिक में बढ़िया नंबर लेना, कि पैसा कमाना नहीं। पैसा कमाओगे नहीं बेटा, बोरा में हंसोतोगे, समझा कि नहीं? बट्टा में ले जाओगे भर भर के। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवितियों का 150 पद है जो जहाँ तहाँ से की है प्राप्त है। तासु बीजांका प्रथम कल्पा वर्तते, जानते हैं लौकिक हाँ तो उस बता रहे थे ना कि श्यामल वर्ण की थी, है ना जी? कैसी वर्ण की थी? तो भगवान श्री कृष्ण भी श्यामले थे, रसखान की कहले थे। हम रसखान के बारे में बोले, हम पढ़ चुके हैं। रस अच्छा बताओ तो उनके चेहरा पर रसखान किसका त्याग करना चाहते हैं? एक कलम देंगे, बताओ। हाँ, मने रसखान कवि कृष्ण के चेहरे पर किसका त्याग कर देना चाहते हैं? बल एक बार हमको कृष्ण का चेहरा अगर दिखाई पड़ जाएगा ना तो हम कौन चीज त्याग कर देंगे? रसखान की बोले थे कि हमको नहीं चाहिए, हमको उनका चेहरा चाहिए। अरे कोई बच्चा छोटा देखा था, कहता बाबू मत जाने, मम्मी साथ जाएंगे, पैसा ले लो, नहीं पैसा नहीं लेंगे, हम मम्मी साथ जाएंगे। तो बोले देख कह रहे थे कि इंद्र के करोड़ों स्वर्ग हमको, खाली कृष्ण भगवान का क्या चाहिए? देखिए बड़ी वीडियो देख लीजिएगा, मैं समझ में आ जाएगा, लाइन बाई लाइन किताब देखिए। तो बीजांका के बारे में कहा गया कुछ ज़्यादा ही बड़ाई मार दिया गया। बड़ाई मारा जाता है देखिए स्वाभाविक है, ये कोई नेचुरल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। बड़ाई मार जाता है तो किसी को एकदम चढ़ा के वो इतने कमाता है, इतना कमाता है। अब बुराई किया जाता है तो चढ़ा के वो ऐसा, अरे नहीं जानो कर बारे वहाँ ने वो कर वो न बता रहे ऐसे ऐसे समझो कि नहीं। जहाँ चोर के कहाँ निकलता है पूरे चोरे चोरे, वो जब एक दिन चोर के कहाँ निकलता, हम जाकर भूत कहे लगे, अरे अभी चोर के चढ़ा, अभी चुप रहते। भूत के निकालना है तो भूत वाला हम भोर के निकाल, अब भूत वाला निकाल देते चोर के, हमको डर लगता था, मैं चोर के दे जो चोरी हो गई, तब फिर चोरी वाला कहाँ निकले लगलो, समझ कि नहीं। कमल के पंखुड़ियों के जैसा श्यामल वर्ण वाली बीजांका को जाने, किनके जैसा? कमल के पंखुड़ियों के जैसा श्यामल वर्ण वाली बीजांका। अब वृथैव दंडना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, और दोहा के द्वारा कहा गया गलत है। अब कोई भी खूब पढ़े लिखेगा तो सरस्वती से ज्यादा हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो बोले कहा गया क्या बेटा? गलत है। अब किसी के पास धन होगा तो कुबेर से ज्यादा हो जाएगा, कोई विद्वान होगा तो सरस्वती माँ से ज्यादा हो जाएगा, उन्हीं के द्वारा दे रहे हो। तो बोल कहा गया गलत है कि सरस्वती से भी सुंदर थी, है ना, लिखने में बोल सुंदर थी, ऐसा कोई बात नहीं। और मैंने लौकिक तेज थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 को कवित्री लिखी है, 150 पद, जिसमें पहला पद बीजांका। बीजांका कौन कलर के थी? कहानी आगे बढ़ाएं। अब इसका डिटेल से आपका मन कर रहा है कि सर इसका डिटेल बताइए, कौन शताब्दी में हुई थी? ये तो नाना दादा की कहानी है ही नहीं, समझ गया कि नहीं? कि पहले भूता आया तो 7 गो बहन था, तब फिर ये आया तो वैसे किया, अब इस बीच भी पते नहीं चलेगा। सियार बोला तो बाघ था, है ना जी, तो ऐसे था तो वैसे था। अभी तो बच्चा के मोबाइल मनोरंजन के साधन है, पहले दादा नाना कहानी कहा के सुना देते थे तो सो जाता था बच्चे। हम लोग सबसे ज़्यादा सुनते थे 7 सहेली वाला, है ना, 7 सहेली 2 गो मर गया तब भूत बन के आता था, भाते खा जाता था और डर जाता था, और बाद फिर नींद आ जाता था। तुम लोग तो मोबाइल वाला बच्चा हो ना जी, नहीं कहानी वाला हो। जानते तो बीजांका जो हुई थी ना, कौन जी? श्रीलंका का भी नहीं पढ़ते, श्रीलंका में महंगाई बढ़ गया, फिर समझ गया कि नहीं। अब मुद्रा की स्थिति मैंने $1 बराबर 77 रुपया स्थिति गिरा है। देखो बीजांका कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। बीजांका कब हुई थी? माने कितना सौ कुछ 8वीं शताब्दी जे शताब्दी बोले ने ओकरा से एक पीछे बोलिए 700 कुछ। जैसे बोले कि 21वीं शताब्दी माने 2000 कुछ, 2000 कुछ माने 2022 कि नहीं
अरे 222 है कि नहीं रे? अरे 18 कि नहीं? 14वीं शताब्दी फिर 13वीं मारेंगे झापड़ 1313वीं नहीं 1300 कुछ 14वीं शताब्दी में ने 1300 समझते हो ना जी 1 2 13 से 1 बट उतना समझाएंगे। तत्काला अष्टम शतकम उसका समय 8वीं शताब्दी माने दक्षिण भारत की कौन शताब्दी में हुई थी? के बउआ देखो जे महान होता है उसी का नाम आता है तो उसका डिटेल आप जानिए पूरा। और कौन खानदान में हुई थी? तो चालुक वंश। एक खानदान में ढेरों से राजा हुए थे तो बिजंका कौन वंश के थी? चालुक वंश। चालुक कौन बउआ? बिजंका चालुक वंश के 8वीं चालुक दक्षिण भारत के वंश है चालुक वंश है ना जी। चोल वंश है चालुक वंश चोल वंश समझे कि ना? संगम वंश चोल वंश संगम वंश मराठा वंश ये सब कौन भारत के खानदान है? दक्षिण। और उत्तर भारत के कौन खानदान है? तो उत्तर भारत के खानदान था मुगल वंश है ना जी हरियंक वंश मौर्य वंश नंद वंश गुप्त वंश समझ गए ना? शक हून समझ गए ना? उस विदेशी अगर मैं था शक हून तो विदेशी था। और इसके बाद पड़े सातवाहन वंश कन्नब वंश ये सब कौन भारत के? उत्तर मुगल वंश में नहीं आता है। तो एक गदिया पर बैठे वाला बहुत सारा राजा रहता था तो ठीक चालुक वंश के कौन वंश में 8वीं शताब्दी कौन वंश में हुई थी? क्या कर रानी थी वो? चालुक वंश के कौन राजा की रानी थी? चंद्रादित्य की। किन की रानी थी जी? चंद्रादित्य की। क्या रानी थी? बिजंका। क्या रानी थी जी? बीज। किन की रानी थी? चंद्रादित्य। कौन शताब्दी में थी? कौन खानदान में? खानदान कौन था? राजा कौन थे? रानी कौन थी? बिजंका का पूरा नाम विजय भट्टारिका माना जाता है। विजय भट्टारिका बिजंका। विजय भट्टारिका बिजंका। कोई दिक्कत बउआ? ऐसा लोग मानते हैं। किंच शिला भट्टारिका देव कुमार का राम भद्रम्बा प्रभृत्य दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखा स्फुट पदे प्रसिद्ध। और बहुत सारे हैं भट्टारिका देव कुमार का राम भद्रम्बा जो अपनी रचनाओं को लेकर के दक्षिण भारत के मर्यादा को क्या किए? बढ़ाई है। दक्षिण भारत के मान सम्मान को क्या किए? विजयनगर हम्पी विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करता था। वर्तमान में जो विजयनगर है कर्नाटक राज्य है। कौन राज्य जी? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य यहाँ पे। तो विजयनगर नरेशा संस्कृत भाषा संरचना ये बताए 8वीं शताब्दी के बाद। अब इससे बेस के विषय में बताएंगे 2-4 शताब्दी के बारे में जान लोगे बस कहानी खत्म हो जाएगा। 8वीं शताब्दी में चंद्रादित्य विजयनगर के राजा भी संस्कृत के संरक्षण के लिए बहुत ही किए थे प्रयास किए थे। विजयनगर नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाकृत प्रयासा आसिद्धति विधि में विजयनगर के नरेश भी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत ही किए थे प्रयास के। तेसाम अंतापुरा संस्कृत रचना कुशल रागी अभमान इनके अंतापुर में भी संस्कृत में कुशल रानी हुई थी। अंतापुर कहा जाता है महल के वह भाग जहाँ स्त्रियां निवास करती उसको की कहते हैं अंतापुर। क्या कहा जाता है? फिर एगो राजा दक्षिणी भारत में थे जिनका नाम था कंपन राय। कंपन राजा के की नाम था? लेकिन ये बात कर रहे हैं कौन शताब्दी का? 14वीं शताब्दी का। माने कितना सौ कुछ? हाँ माने 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी पहले पढ़ा देते हैं। कंपन राय रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वास्वामिनो मधुरै विजय घटनाक्रम आश्रिता आरचत। आहा 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। इनका मैडम कौन थी? 14वीं शताब्दी दक्षिण भारत के भी राजा थे। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी है ना जी क्या लिखी थी? मधुरा विजयम। एगो किताब लिखी की नाम है? मधुरा विजयम। और मधुरा विजयम जो है कौन सी को लेकर लिखी है? तो अपने पति के विजय घटनाक्रम को लेकर लिखी कि हमारे पति विजय पैसे प्राप्त किए। कहाँ के लड़ैया में? मदुरै के। कहाँ के लड़ाई में बाबू? मदुरै। क्या हमारे पति जो है मदुरै की लड़ाई में विजय को कैसे प्राप्त किए? कौन लिखे? गंगा देवी। मधुरा विजय नामक महाकाव्य को लिखे कि हमारे पति जो है मदुरै विजय घटनाक्रम को लेकर। फिर से समझेंगे इसको। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजय नामक महाकाव्य अपने पति के विजय घटनाक्रम को लेकर लिखी थी।
कहाँ के घटनाक्रम को लेकर? मदुरै के। पंडितों का शहर उसे कहा जाता है, तमिलनाडु में है मदुरै। अपने पति के कौन घटनाक्रम को लेकर? विजय को लेकर। क्या लिखी थी? कौन किताब? हाँ, किनकी रानी थी? इनके विजय कैसे जीते हैं उसी को लेकर मदुरै विजय लिखी। कैर मैंने अब विजय घटनाक्रम को लेकर मदुरै पर विजय पर कैसे प्राप्त किया। फिर बताएंगे आपको कि 16वीं शताब्दी में अछूत राय की रानी तीव्रलंबा हुई है, वो कौन किताब लिखी है। फिर बताएंगे और कौन लिख रही है, कादुगांव किताब जो लिखी है, बस सिलेक्शन क्लियर हो जाता है। अच्छा ये बताओ तो 8वीं शताब्दी में चंद्रादित्य की रानी कौन थी? हाँ, विजयंका। विजयंका का पूरा नाम? विजय भट्टारिका विजयंका, है ना जी। विजय भट्टारिका विजयंका। ये काहे प्रसिद्ध है? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 को कवित्री नहीं था, और हम पहला पद इसी का था, इसलिए फेमस है। इसका पूरा नाम विजय भट्टारिका विजयंका है। इसका पति का नाम चंद्रादित्य है। कौन शताब्दी में हुई थी? 8वीं शताब्दी। कौन खानदान की थी वो? क्या बात है बजा। कल पूछेंगे ऑब्जेक्टिव इसका, कलम देने की कोशिश करेंगे, समझे। जनक के समय कौन बताइए तो, जनक के समय कौन विषय रहती थी? गार्गी। ऋग्वेद में कितने औरतें? 24। ऋग्वेद में 24। अथर्ववेद में? कोई दिक्कत? आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।